वो बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है जो कि हर एक टॉपर के अंदर होती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो टॉपर किसी आईआईटीज में है, एनआईटी के अंदर है या किसी गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज या एम्स कॉलेज के अंदर है, इस हैबिट के बिना वहां तक पहुंचा होगा। कोई भी टॉपर आप लोग उठा लो, उसके अंदर ये वाली जो हैबिट होती है ये तो कॉमन होती ही है। इसके बिना वो आज जहां पे भी है या आप लोग जाना चाहते हैं वहां पे, तो आप इस हैबिट के बिना वहां पे नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आप जेई एंड नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड आप फिजिक्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप स्ट्रगल कर रहे हैं एक अच्छा स्कोर करने के लिए, एंड अगर आप इस प्रॉब्लम को लेके सीरियस हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें एंड हर एक बात को ध्यान से सुने। एंड मैं फिर से रिपीट करता हूं, प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बीच में छोड़ के मत भाग जाना। एंड वैसे भी ये वीडियो जो है वो सीरियस स्टूडेंट्स के लिए है, एंड सीरियस स्टूडेंट्स जो है वो बीच में छोड़कर नहीं भागेंगे, एंड मुझे लगता है कि वो लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे। तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पे टॉपर्स की उन 7 हैबिट्स के बारे में बात करेंगे जो कहीं ना कहीं टॉपर्स जो है अपनी जेई और नीट की प्रिपरेशन में ड्यूरिंग द प्रिपरेशन फॉलो करते हैं, एंड इन्हीं हैबिट्स की वजह से वो फाइनल एग्जाम में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा स्कोर कर पाते हैं, जो उनको हेल्प करता है उनकी ड्रीम कॉलेज मिलने में। एंड इन सब के अंदर जो हैबिट नंबर 7 है, जो कि हम लोग इस वीडियो के सबसे लास्ट में डिस्कशन करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्टूडेंट इस हैबिट के बिना एक टॉपर बन पाता है एंड बहुत अच्छा स्कोर कर पाता है फिजिक्स के अंदर। एंड अगर आप इन हैबिट्स को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपको टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप देखेंगे कि आप फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। अब आप सब लोग ये सवाल पूछ सकते हैं कि सर आपको कैसे पता इन 7 हैबिट्स के बारे में कि टॉपर्स यही हैबिट्स फॉलो करते हैं टॉप करने के लिए? आपके पास क्या ऑथेंटिसिटी है इन हैबिट्स को लेके? तो पहली बात तो ये है कि मैंने खुद जेई की प्रिपरेशन करी है एंड मैं एक टॉप एनआईटी से पास आउट हूं। मैंने बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर। तो पहली बात तो हो गई ये। दूसरी बात, मैं पिछले 7 साल से बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, जहां पे मैंने हर टाइप के बच्चों को पढ़ाया। मैंने जेई के बच्चों को भी पढ़ाया, मैंने नीट के बच्चों को भी पढ़ाया है, एंड मैंने उनको बहुत ही क्लोजली फॉलो किया है, मैंने उनको ऑब्जर्व किया है बहुत ही क्लोजली। आज मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे टॉप आईआईटीज के अंदर हैं, टॉप एनआईटीज के अंदर हैं। मेरा एक स्टूडेंट आईआईएससी बेंगलोर के अंदर है। उसके बाद में बहुत सारे नीट के स्टूडेंट्स हैं जो कि टॉप एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर स्टडी कर रहे हैं। हो सकता है कि उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस वीडियो को देख रहे हैं। तो अगर आप देख रहे हैं तो आप कमेंट कर देना कि आपने ये वीडियो देखा है। तो मैंने इन सभी स्टूडेंट्स के साथ में बहुत ही क्लोजली काम किया है, उनको समझा है, उनकी हैबिट्स को समझा है, जरूरत पड़ने पे मैंने उनको समझाया भी है। एंड इन सब के बाद में मैंने जो उनके अंदर कॉमन हैबिट्स जो ऑब्जर्व करी, जो मुझे लगता है कि किसी भी स्टूडेंट्स को फिजिक्स में टॉप करने के लिए जरूरी होती है, मैंने उन सबको ऑब्जर्व किया एंड वही हैबिट्स मैं यहाँ पे इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ में डिस्कशन करने वाला हूं। तो ये सब करने के बाद में है ना, मुझे उन स्टूडेंट्स के अंदर है ना ये टोटल 7 हैबिट्स मिली, जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन स्टूडेंट्स ने अपनी नीट और जेई की प्रिपरेशन में इनको फॉलो किया है रेगुलरली, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ में, डेली, कॉन्टिन्यूअसली। तो इन सब के बाद में मुझे लगता है कि मैं एलिजिबल हूं आप लोगों को जेन्युइन तरीके से फिजिक्स के अंदर गाइड करने के लिए। तो चलो अभी इस वीडियो को शुरू करते हैं, जहां पे हम लोग एक एक करके हर एक हैबिट के बारे में बात करेंगे एंड बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। एंड मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना। अगर आप लोग सीरियसली चाहते हैं कि आप एक टॉपर की तरह स्कोर कर पाए, आपका फिजिक्स के अंदर स्कोर इंप्रूव हो, तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना, ध्यान से सुनना। एंड हो सके तो आप लोग क्या करना कि जितने भी हैबिट्स के बारे में मैं यहाँ पे बात करूंगा, जितने भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम लोग यहाँ पे करेंगे, उनको एक डायरी के अंदर नोट कर लेना, जो आपको कुछ टाइम के बाद में रिवीजन करने में भी आपको हेल्प करेगी कि वो कौन सी हैबिट्स है जो आपको हमेशा साथ लेके चलनी है अपनी नीट और जेई की प्रिपरेशन में, जिसकी वजह से आप लोग एक टॉपर बन पाए, एक अच्छा स्कोर कर पाए। जो तो ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देखना। एंड अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के अंदर जितनी भी बातें करी गई है वो इंफॉर्मेटिव है, आप लोग अगर उनको फॉलो करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस फिजिक्स के अंदर इंप्रूव हो सकती है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार है तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाए, लेकिन अगर आप लोग इसको लास्ट तक देखते हैं तो आप लोगों के अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी फिजिक्स को लेके, जो आपको हेल्प करेगी, आपको कॉन्फिडेंट फील होगा कि आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं अगर सही डायरेक्शन से चीजों को फॉलो किया जाए तो। हैबिट नंबर 1 जो आप लोगों को फॉलो करनी चाहिए, मास्टर योर फंडामेंटल चैप्टर्स। ओके, तो आप लोगों को आना जो फिजिक्स के जो फंडामेंटल चैप्टर्स हैं, जैसे बेसिक मैथमेटिक्स हो गया, वेक्टर हो गया, उसके बाद में यूनिट एंड डायमेंशन हो गया, ये चैप्टर्स आप लोगों के अच्छे होने चाहिए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि इन चैप्टर्स में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, जैसे डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, ट्रिगोनोमेट्री हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, लॉगरिथमिक हो गया, ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि फिजिक्स का कोई भी चैप्टर आप बिना बेसिक मैथमेटिक्स एंड बिना वेक्टर के नहीं सीख सकते, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये फंडामेंटल चैप्टर्स होते हैं।
क्योंकि इन चैप्टर के अंदर आप लोग जितने भी टॉपिक्स पढ़ते हैं वो फिजिक्स के ऑलमोस्ट हर चैप्टर के अंदर काम में आते हैं। जैसे मान लो कि कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो काइनेमेटिक्स। अगर आपको काइनेमेटिक्स समझना है तो आपको वेक्टर का नॉलेज होना चाहिए, आपको यूनिट एंड डायमेंशन का नॉलेज होना चाहिए, आपको इंटीग्रेशन आने चाहिए, आपको डिफरेंशिएशन आने चाहिए, ट्रिगोनोमेट्री आनी चाहिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आनी चाहिए। एंड ये सारे जो टॉपिक्स होते हैं वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल जो चैप्टर्स हैं, बेसिक मैथमेटिक्स, वेक्टर्स एंड यूनिट एंड डायमेंशन, इन्हीं के अंदर आप लोग इनको पढ़ते हैं। क्योंकि एज ए फिजिक्स फैकल्टी मैं आपको बोल सकता हूं कि जो रियल में फिजिक्स स्टार्ट होती है ना, वो काइनेमेटिक्स से स्टार्ट होती है, जहां पे सबसे पहले हम लोग पार्टिकल का मोशन पढ़ते हैं अलोंग द स्ट्रेट लाइन। उसके बाद में हम लोग पार्टिकल का मोशन पढ़ते हैं इन प्लेन, ओके, जहां पे प्रोजेक्टाइल मोशन एंड रिलेटिव मोशन इन सब की बातें करते हैं, रेनमैन प्रॉब्लम, ये सब की बातें करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि रेनमैन प्रॉब्लम, प्रोजेक्टाइल मोशन, इन सब में जो फंडामेंटल्स हैं, जैसे ट्रिगोनोमेट्री हो गया, उसके बाद में वेक्टर्स हो गए, कितना ज्यादा यूज होता है। एंड अगर आप लोगों को काइनेमेटिक्स अच्छे से आते हैं तब जाके आप लोग एनएलएम, वर्क पावर एनर्जी एंड बाकी के चैप्टर्स हैं वो बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक चैप्टर में काइनेमेटिक्स यूज होता है। एंड काइनेमेटिक्स को समझने के लिए आप लोगों को फंडामेंटल चैप्टर्स पे फोकस करना चाहिए। तो ये तो हो गया हैबिट नंबर 1 के बारे में। अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप लोग देखेंगे कि कोई भी नया चैप्टर जो स्टार्ट होता है वो आप लोगों को स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छे से समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस हैबिट को आप लोगों को फॉलो करना है, बहुत अच्छे से फॉलो करना है। फिर उसके बाद में आती है हैबिट नंबर 2, जो आप लोगों को फॉलो करनी चाहिए। फोकस मोर ऑन कॉन्सेप्ट्स रेदर देन शॉर्ट ट्रिक्स एंड फॉर्मूलाज। ओके, तो जनरली स्टूडेंट्स है ना, गलती क्या करते हैं ना कि वो स्टार्टिंग से जब कोई नया चैप्टर स्टार्ट होता है तभी से लग जाते हैं शॉर्ट ट्रिक्स ढूंढने में या फिर फॉर्मूला याद करने में, एंड कहीं ना कहीं वो कॉन्सेप्ट को भूल जाते हैं, वो कॉन्सेप्ट पे फोकस ही नहीं करते। तो देखो, फिजिक्स में आप लोगों को एक चीज समझने की जरूरत है। अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके या किसी पर्टिकुलर चैप्टर को लेके, अगर आप कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग नहीं है आप लोगों की, तो आप कहीं ना कहीं उस टॉपिक में, उस चैप्टर में आप लोग स्ट्रगल ही करने वाले हैं। क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, आप लोग फॉर्मूलाज को रट रहे हैं, लेकिन वो जो फॉर्मूला आप लोग याद कर रहे हैं उनके एप्लीकेशंस कौन सीखेगा, उनके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चंस है वो कौन प्रैक्टिस करेगा। तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट पे फोकस करना चाहिए, शॉर्ट ट्रिक्स एंड फॉर्मूलाज के पीछे नहीं भागना चाहिए। मैं मानता हूं कि फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं एग्जाम में टाइम बचाने के लिए, लेकिन जब तक आप वो जो फॉर्मूला सीख रहे हैं उनके एप्लीकेशंस को प्रैक्टिस नहीं करेंगे न्यूमेरिकल के थ्रू, तब तक आप लोगों को दिक्कत आएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने इक्वेशंस ऑफ मोशन याद कर लिए, लेकिन आपको नहीं पता कि इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी में किस तरीके से अप्लाई करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन में किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो चाहे आप कितने ही इक्वेशंस ऑफ मोशन कितनी ही बार रिवाइज कर लो, जब तक आप उसके एप्लीकेशंस नहीं सीखेंगे, उसके पीछे की कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे, तब तक आप एग्जाम में न्यूमेरिकल नहीं सोल्व कर पाएंगे। एंड जब आप लोग कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं ना, तब आप देखेंगे कि ओवरऑल आप लोगों की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है, जो आपको हेल्प करती है आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में, एंड जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाती है। आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं अगर आप कॉन्सेप्ट को लेके क्लियर है। एंड बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक्स की। आप कितनी ही शॉर्ट ट्रिक्स रट लोगे, 20, 50, 100, कितनी सारी शॉर्ट ट्रिक्स है, कितनी सारी शॉर्ट ट्रिक्स रटोगे आप लोग। तो बस याद रखो कि शॉर्ट ट्रिक्स रट के आप लोगों का भला नहीं होने वाला। अगर आप लोगों का भला हो सकता है तो वो कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करके ही आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं। बस इस चीज को याद रखो। मैटर नहीं करता आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि फिजिक्स तो फिजिक्स है। बस ये होता है कि जेई के अंदर जो लेवल ऑफ फिजिक्स है वो थोड़ा ज्यादा होता है, नीट के अंदर कम होता है, लेकिन दोनों ही जगह पे आप लोगों को कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। उसके बाद में हैबिट नंबर 3 जो आप लोगों को फॉलो करनी है, मेक शॉर्ट नोट्स बाय योरसेल्फ आफ्टर कंप्लीटिंग इंटायर चैप्टर। ओके, तो जनरली स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं ना कि जब कोई नया चैप्टर स्टार्ट होता है ना, तो वो स्टार्टिंग से ही लग जाते हैं शॉर्ट नोट्स बनाने में, फॉर्मूला रटने में, फॉर्मूला लिखने में। तो ये बहुत बड़ी बेवकूफी है जो आप लोगों को नहीं करनी। आप लोगों को क्या करना है कि जब कोई चैप्टर स्टार्ट होता है ना, तो आप लोगों को स्टार्टिंग से ही उस चैप्टर की कॉन्सेप्ट में फोकस करना है। एंड जो भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को सिखाई जाती है, चाहे आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं चाहे आप ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो आप लोगों को क्या करना है कि जो भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को सिखाई जा रही है उसके ऊपर न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं। जिससे क्या होगा कि आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है उस टॉपिक को लेके, उसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा, जो आपको हेल्प करेगा ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल सोल्व करने में कम टाइम के अंदर। तो आप लोगों को क्या करना है कि जितने टाइम के लिए चैप्टर चल रहा है ना, उतने टाइम के लिए आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। जब चैप्टर खत्म हो जाता है तब तक आप बहुत सारे न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस कर लेंगे। फिर उसके बाद में क्या करना है कि आप उस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं अपने हिसाब से।
ओके, जहां पे आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, जहां पे आप छोटी छोटी कॉन्सेप्ट के बारे में लिख सकते हैं। एंड ये शॉर्ट नोट्स आपको तभी हेल्प करेंगे जब आपने पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा है, कॉन्सेप्ट को समझा है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करे हैं एंड आपने खुद से शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। किसी दूसरे के शॉर्ट नोट्स आपको उतना हेल्प नहीं करेंगे जितना आपके खुद के बनाए हुए शॉर्ट नोट्स आपको हेल्प कर सकते हैं। ओके, तो अगर आप इस हैबिट्स को फॉलो करते हैं, हर एक चैप्टर के को कंप्लीट करने के बाद में शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, स्टार्टिंग से आप लोगों को शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने, क्योंकि वो उतने इफेक्टिव नहीं होते हैं। ओके, तो आप लोगों को चैप्टर के बाद में कंप्लीट करने के बाद में ही शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है एंड हर चैप्टर के बाद में इस चीज को आप लोगों को फॉलो करना है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं हैबिट नंबर 4 के बारे में, जो कि आप लोगों को फॉलो करनी है। रिवाइज प्रीवियस चैप्टर्स एवरी डे एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स। क्योंकि फिजिक्स के अंदर है ना, रिवीजन बहुत जरूरी है, आप लोगों को इस बात को समझना है। बिना रिवीजन आप फिजिक्स नहीं सीख सकते, क्योंकि फिजिक्स में क्या होता है कि हर एक आगे का चैप्टर समझने के लिए आप लोगों को पीछे के सारे चैप्टर्स के अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। क्योंकि फिजिक्स में कोई भी एक चैप्टर इंडिपेंडेंट नहीं है, तो आप लोगों को ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि फिजिक्स में कोई भी नया चैप्टर जब स्टार्ट होता है, वो चैप्टर आप लोग तभी अच्छे से समझ पाएंगे जब आप लोगों को पीछे के सारे चैप्टर्स की अंडरस्टैंडिंग है अच्छे से। एंड ये अंडरस्टैंडिंग आप लोग कैसे डेवलप कर सकते हैं, जब आप लोग टाइमली रिवाइज करते हैं। तो आप लोगों को एक हैबिट बनानी है जहां पे आप लोग 30 मिनट डेली, 30 और 45 मिनट अकॉर्डिंग टू योर विश, आप लोगों को क्या करना है, पीछे के जो भी प्रीवियस चैप्टर्स हो गए उनमें से किसी एक चैप्टर को रिवाइज करना है, क्योंकि वो रिवीजन आप लोगों को हेल्प करता है कोई भी जो नेक्स्ट चैप्टर होता है उसको समझने के लिए। फॉर एग्जांपल, स्टार्टिंग जब फिजिक्स की स्टार्टिंग होती है तो हम लोग क्या सीखते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स सीखते हैं, उसके बाद में वेक्टर सीखते हैं, यूनिट डायमेंशन सीखते हैं, उसके बाद में काइनेमेटिक्स आती है। ओके, क्या आप काइनेमेटिक्स अब खुद से पूछ के देखिए, क्या आप काइनेमेटिक्स बिना बेसिक मैथमेटिक्स एंड बिना वेक्टर के नॉलेज के सीख सकते हैं? नहीं सीख सकते। क्या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आप बिना काइनेमेटिक्स, वेक्टर एंड बेसिक मैथमेटिक्स के सीख सकते हैं? नहीं सीख सकते। अब आ जाते हैं वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर पे। क्या आप लोग वर्क पावर एनर्जी वाला जो चैप्टर है वो बिना एनएलएम के सीख सकते हैं? नहीं सीख सकते। आपको उसमें एनएलएम का नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद में काइनेमेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद में जो बेसिक मैथमेटिक्स जो फंडामेंटल चैप्टर्स है उनका नॉलेज तो होना ही चाहिए। तो जब आप वर्क एनर्जी वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, अगर तब तक आप लोगों ने काइनेमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स एंड एनएलएम का अच्छे से रिवीजन किया है, तो आप लोग देखेंगे कि वो चैप्टर समझना आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाता है, जिसमें आप लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे ड्यूरिंग द चैप्टर। फिर उसके बाद में आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जहां पे आप 12th का फर्स्ट चैप्टर उठा लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सीख सकते हैं बिना वेक्टर के? अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो वेक्टर स्टार्टिंग से ही यूज होता है, जहां पे फोर्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तभी समझ सकते हैं जब आपकी अंडरस्टैंडिंग है वेक्टर को लेके, बेसिक मैथमेटिक्स को लेके। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काइनेमेटिक्स भी यूज होता है, इक्वेशंस ऑफ मोशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी यूज होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वर्क पावर एनर्जी भी यूज होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एसएसएम की कॉन्सेप्ट भी यूज होती है। ओके, तो जब आप रिवीजन करते हैं ना, तो आप लोग क्या करते हैं कि जब भी कोई भी नया चैप्टर स्टार्ट होता है तो आप लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। आप लोगों को ये सिंपल रिक्वायरमेंट समझनी होगी फिजिक्स की। एंड जब आप लोग डेली रिवीजन करते हैं ना, तो आपको इससे एक और फायदा होता है कि जो रिवीजन, जो पीछे के चैप्टर्स हो गए ना, उनका बैकलॉग नहीं क्रिएट होता है। आप डेली 30 मिनट तक अगर रिवाइज करते हैं तो आप लोग देखेंगे कि टाइम के साथ में आपका जो बैकलॉग है वो खत्म होता चला जाता है। लेकिन अगर आप रिवाइज नहीं करते हैं डेली बेसिस पे, तो आप लोग देखेंगे कि 3-4 चैप्टर के बाद में आपको वो सिलेबस बहुत बड़ा लगने लग जाता है। एंड अगर आपने रिवाइज नहीं किया है तो वो जो सिलेबस है, जो पढ़ा है, वो आपको आता नहीं है, क्योंकि आपने रिवाइज नहीं किया। तो अब उसकी वजह से क्या होगा कि जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें आप लोगों को दिक्कत आने वाली है। ओके, तो रिवीजन बहुत जरूरी है फिजिक्स के अंदर। अब उसके बाद में नेक्स्ट हैबिट जो आप लोगों को फॉलो करनी है वो है हैबिट नंबर 5। सो यू हैव टू प्रैक्टिस पीवाईक्यूज ऑन डेली बेसिस। ओके, आप लोगों को इस चीज को समझना है, क्योंकि जो पीवाईक्यूज होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं एग्जाम की जो रियलिटी होती है, जो आप लोग फेस करने वाले हैं जब भी आप जेई का या फिर नीट का एग्जाम देंगे, उससे आप लोगों को रिलेटेड रखते हैं कि हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। क्या आप लोगों की प्रिपरेशन जो अभी आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या अप टू द मार्क है कि नहीं है? क्या जो एग्जाम के अंदर जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या उस लेवल की प्रिपरेशन आप लोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे? तो कहीं ना कहीं जब आप लोग पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करते हैं ना, तो वो आप लोगों को जो रियल एग्जाम होते हैं ना, उसके टच में रखता है। ओके, एंड अब सवाल ये आता है कि आप लोगों को पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कैसे करने हैं। मैं बोलूंगा कि एटलीस्ट आप लोगों को डेली कम से कम भी 15, 20, 30 इतने पीवाईक्यूज तो करने चाहिए। तो अब आप लोगों को क्या करना है कि जो भी आपका करंट चैप्टर चल रहा है, अगर सिलेबस नहीं हुआ है तो उस करंट चैप्टर के पीवाईक्यूज आपको नहीं करने हैं, पीछे जो चैप्टर हो गया है उसके पीवाईक्यूज आपको करने हैं। एंड पीवाईक्यू अगर आप करने जा रहे हैं तो मैं बोलूंगा
कि आप पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में ही उस चैप्टर के पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करिए, जिससे क्या होता है कि ओवरऑल उस चैप्टर की नॉलेज आप लोगों को हो जाती है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को उस चैप्टर की हो जाती है, जो आप लोगों को पीवाईक्यूज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। ओके, तो इस तरीके से आप लोग पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करिए। एंड जब आप पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करते हैं ना, तो आप लोग एक चीज ध्यान रखिए कि ऐसे समझिए कि आपको 20 पीवाईक्यू सोल्व करने हैं। आज एक दिन के अंदर 20 पीवाईक्यू सोल्व करने हैं किसी भी चैप्टर के। तो आप लोग है ना उस पीवाईक्यूज की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, वो एक टाइम लिमिट लगा के प्रैक्टिस करिए, क्योंकि वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि टाइम लिमिट लगा के आप प्रैक्टिस करते हैं ना, तो उससे होता क्या है कि आप एक एग्जाम का एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं विद द सेम नेचर ऑफ क्वेश्चंस, जिस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जैसे मान लो आप नीट के स्टूडेंट है, आपको 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं एक दिन के अंदर, तो आप उसके हिसाब से आधा घंटे के अंदर उसको सॉल्व करने का ट्राई करिए। अगर आप जेई मेन के स्टूडेंट है, तो आप 15 क्वेश्चन ले सकते हैं, आप 12 क्वेश्चन ले सकते हैं, फिर उसको उस लिमिटेड टाइम के अंदर उसको प्रैक्टिस करिए, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का ट्राई करिए। ओके, तो उससे क्या होता है कि आप लोग है ना अपने आप को एक एग्जाम के माहौल के अंदर डाल रहे हैं, जो आपके एग्जाम को लेके साइकोलॉजी डेवलप करने में भी हेल्प करता है। ओके, तो आप लोग देखेंगे कि जब आप पीवाईक्यूज कर रहे होते हैं ना, तो आप लोगों को अगर पीवाईक्यूज आप बन रहे हैं, जैसे मान लो कि आपने 20 पीवाईक्यूज उठाए, उसमें से आपने 15 कर लिए। ओके, तो उससे क्या होगा कि आपको एक सेल्फ अचीवमेंट फील आता है कि यार ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं एंड मैं इनको कर पा रहा हूं, जिससे आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे इस सब्जेक्ट को लेके, एंड जो कहीं ना कहीं आप लोगों को हेल्प करेगा एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए। तो अभी बात करते हैं हैबिट नंबर 6 जो आप लोगों को फॉलो करनी चाहिए, फॉलो 80-20 रूल। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि 80-20 रूल क्या होता है। वैसे मैंने 80-20 रूल बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है, उस वीडियो का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग अगर 80-20 रूल को डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप लोग ये वाला वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो अब 80-20 रूल के बारे में बात करते हैं कि देखो, जब हम लोग फिजिक्स की बात करते हैं ना, तो फिजिक्स में 2 टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हो गए, एक हो गया न्यूमेरिकल। आप फिजिक्स का कोई भी पीवाईक्यू उठा के देख लीजिए, चाहे आप जेई का उठा लो, चाहे आप नीट का उठा लो, आप लोग क्या देखेंगे कि उसके अंदर जो मोस्टली पूछे जाते हैं ना, वो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। 80-90% न्यूमेरिकल्स होते हैं, उसके बाद में हम लोग बोल सकते हैं कि 15-20% जो होता है, 10% में भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं। तो मोस्टली एग्जाम के अंदर न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं, तो हम लोग हमारी जो प्रिपरेशन है उसमें भी न्यूमेरिकल को वेटेज ज्यादा देंगे। तो अकॉर्डिंग टू 80-20 रूल आपको क्या करना है कि 20% टाइम के लिए आपको जो थ्योरी है किसी टॉपिक की या किसी चैप्टर की, उसको रिवाइज करना है, उसकी कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है। फिर उसको क्या करना है कि 80% टाइम के लिए क्या करना है, 80% टाइम पूरे टाइम की बात नहीं कर रहा, जितना भी टाइम आप अलॉट करते हैं फिजिक्स के लिए मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो फिर क्या करना है कि 80% टाइम के लिए आप लोगों को क्या करना है कि वो जो टॉपिक है जो आप लोगों ने डिसाइड किया है उसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं आप लोगों को। ओके, तो जब आप इस चीज को फॉलो करते हैं ना, तो आप लोग क्या करेंगे कि टाइम के साथ में आप बहुत सारे न्यूमेरिकल सोल्व कर चुके होंगे, एंड वही अल्टीमेटली एग्जाम में आने वाले हैं। क्योंकि चाहे आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स जो होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को अपनी फिजिक्स की प्रिपरेशन की जो जर्नी है उसके अंदर न्यूमेरिकल को बहुत ज्यादा वेटेज देना पड़ेगा, जो आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करता है इस सब्जेक्ट के अंदर मोर स्कोर करने के लिए। एंड आप पीवाईक्यूज को देख के एक चीज ऑब्जर्व करना कि बहुत सारे ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो पीवाईक्यूज के अंदर पूछे गए हैं, उनका जो एक्सप्लेनेशन है कहीं ना कहीं मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ही है। आप उसके पीछे की मैथ्स करके ही उस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो ये रूल अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो आप लोग देखेंगे कि 1 या 2 महीने के अंदर आपकी जो परफॉर्मेंस है ना, उसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे हैबिट नंबर 7 जो आप लोगों को फॉलो करनी चाहिए। एंड आई होप आप लोग अगर यहां तक रुके हैं तो इस हैबिट का आप लोग वेट कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि सबसे लास्ट में जो हैबिट नंबर 7 है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है जो कि हर एक टॉपर के अंदर होती है। ओके, तो यहां पे हम लोग हैबिट नंबर 7 की बात करेंगे, एंड ये मेरी पर्सनल भी फेवरेट है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो टॉपर जो किसी आईआईटीज में है, एनआईटी के अंदर है, या किसी गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज या एम्स कॉलेज के अंदर है, इस हैबिट के बिना वहां तक पहुंचा होगा। तो कोई भी टॉपर आप लोग उठा लो, उसके अंदर ये वाली जो हैबिट होती है ये तो कॉमन होती ही है। इसके बिना वो आज जहां पे भी है या आप लोग जाना चाहते हैं वहां पे, तो आप इस हैबिट के बिना वहां पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जल्दी से बता दो कि ये हैबिट है क्या, हमें जानना है कि ये कौन सी हैबिट है जिसके लिए हम लोग यहां तक रुके हैं। तो हैबिट नंबर 7 है एनालाइज योर मिस्टेक्स आफ्टर एवरी मॉक टेस्ट। ओके, तो देखो, आप लोग जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं,
आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया होगा, या तो ऑफलाइन किया होगा या ऑनलाइन किया होगा। तो आप लोग कोई ना कोई टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन कर रखी होगी। अगर आप ऑफलाइन जा रहे हैं किसी इंस्टीट्यूट के अंदर, तो उस इंस्टीट्यूट के अंदर एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद में एग्जाम्स होते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो आप लोगों ने कोई ना कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी होगी जहां पे भी आप एग्जाम दे रहे हैं। ओके, तो हर एक एग्जाम के बाद में आप लोगों को पेपर को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं यहां पे केवल फिजिक्स की बात नहीं कर रहा, आप बाकी सब्जेक्ट की भी बात कर सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सबकी बात कर सकते हैं। एग्जाम के बाद में आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना है। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मैं बोल सकता हूं कि 80 to 90% जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, इस चीज को फॉलो ही नहीं करते। वो क्या करते हैं कि एग्जाम होने के बाद में पेपर को ऐसे फेंक देते हैं जैसे मतलब उसका कोई यूज ही नहीं है। आप लोगों को ये समझने की जरूरत है कि एग्जाम होने के बाद में जो आप लोग एग्जाम में गलतियां करके आए हैं, उन्हीं से आप लोग सबसे ज्यादा सीखते हैं। क्योंकि हम लोग इंसान हैं, हम लोग एग्जाम में गलतियां करते हैं। तो आप लोगों को किस चीज पे फोकस करना है कि आपको अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करना है। एंड आपको मेक श्योर करना है कि जब आप लोग नेक्स्ट टाइम एग्जाम देने जाएंगे, तो ये जो आपने गलतियां करनी है, इन गलतियों को नेक्स्ट जो एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें रिपीट नहीं करना आपको। ठीक है, देखो एज ए ह्यूमन हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो गलतियां होती है ना, उनको कंप्लीटली 100% एलिमिनेट नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइम के साथ में एनालाइज करके, ऑब्जर्व करके, वो जो गलतियां हम लोग करते आ रहे हैं उनको मिनिमाइज कर सकते हैं। एंड इसी के ऊपर आप लोगों को फोकस करना है। एलिमिनेशन पे आप लोगों को फोकस नहीं करना, आप लोगों को फोकस करना है कि जो आप लोग गलतियां करते हुए आ रहे हैं उनको मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है, ताकि मैं नेक्स्ट एग्जाम में मैं सेम गलती ना रिपीट कर पाऊं। ओके, इसी तरीके से आप लोग क्या करेंगे कि धीरे धीरे अपने अंदर इंप्रूवमेंट देखते जाएंगे। एंड इससे क्या होता है कि जब आप हर एग्जाम के बाद में अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करते हैं, उनको नोट डाउन करते हैं ना, तो इससे क्या होता है कि जो फाइनल एग्जाम होती है ना, वहां पे गलतियां होने के कम चांसेस होते हैं। एंड आप लोग एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एंड आपको भी पता है कि एक नंबर जो होता है, 1 मार्क जो होता है, वो आपकी रैंक के अंदर कितना डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। तो ये पावर होती है जब आप अपनी गलतियों को एनालाइज करते हैं एंड उसको मिनिमाइज करते हुए जाते हैं। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट है ना, वो आप लोगों को जो फाइनल एग्जाम है ना, उसमें देखने को मिलता है। एंड वो एक बहुत ही रिवॉर्डिंग रिजल्ट होता है जो आप लोग फील करेंगे। अब आप लोगों का नेक्स्ट सवाल ये हो सकता है कि सर एनालाइज कैसे करना है। आपने बोला कि हर एग्जाम के बाद में पेपर को एनालाइज करना है, लेकिन एनालाइज करना कैसे है। तो अब देखो, इसको कैसे एनालाइज करना है कि आपको देखना है कि जब आप फिजिक्स के सेक्शन तक पहुंचे, आपके पास कितना टाइम बचा था। पहले तो उसको एनालाइज करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना, कि अगर नीट के बच्चों की बात करूं तो वो जनरली फिजिक्स का सेक्शन लास्ट में ही करते हैं। तो आप लोगों को देखना है कि आप जब फिजिक्स के सेक्शन तक पहुंचे, आपके पास कितना टाइम बचा। अगर मैं जेईई के बच्चों की बात करूं तो कुछ बच्चे होते हैं वो फिजिक्स को पहले करते हैं या मैथ्स को पहले करते हैं। जैसे भी आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपको ये देखना है कि आप फिजिक्स के सेक्शन में जाते हुए आपके पास कितना टाइम है और आप कितना टाइम उस पर स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप फिजिक्स लास्ट में अटेम्प्ट कर रहे हैं एंड आपके पास टाइम ही नहीं बचा हो। उस केस में तो आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। आप वहां पे अपना मोमेंटम खराब कर देंगे, जिसकी वजह से आपका स्कोर जो है ना वो डाउन चला जाएगा। ओके, तो पहली चीज तो हो गई ये। दूसरी चीज है कि आपको देखना है कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए एंड कितने क्वेश्चन आपने गलत किए एग्जाम के अंदर, कितने क्वेश्चन आपने छोड़ दिए एग्जाम के अंदर जो अटेम्प्ट ही नहीं किए। ये एनालाइज करना है। इसको एक डायरी के अंदर लिखना है आप लोगों को अच्छे से हर एक एग्जाम के बाद में। ओके, फिर आप लोगों को ये देखना है कि जो क्वेश्चन आपने गलत किए हैं ना, वो गलत किस वजह से हुए हैं। क्या वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से गलत हुए हैं या कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से गलत हुए हैं, ये आपको एनालाइज करना है। तो अगर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से वो गलत हुए हैं, तो आप लोगों को क्या करना है कि वो जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है ना, उस पर फोकस करने की जरूरत है। एंड अगर कैलकुलेशन मिस्टेक से हुए हैं, तो आप लोगों को उस कैलकुलेशन मिस्टेक को इस तरीके से अगली एग्जाम में ध्यान रखना है कि ताकि आप उस मिस्टेक को फिर से रिपीट ना कर पाए। ओके, तो जब आप एनालाइज करते हैं पेपर को एग्जाम के बाद में, तो ये सब चीजों के बारे में आप लोग क्या करते हैं, देखते हैं, आप ऑब्जर्व करते हैं, आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट करते हैं। ओके, उसके बाद में एक और बात ये आती है कि अगर आपने एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन सोल्व करना चाहा एंड आपको ये भी देखना है कि जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसमें आपने कितना टाइम स्पेंड किया है। तो जैसे मान लो कि आपने उस क्वेश्चन के अंदर बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया, उसके बाद भी ये देखो कि आपने इस क्वेश्चन के अंदर ज्यादा टाइम स्पेंड किया, इट्स ओके, बट क्या उसके बाद में आपका आंसर आया कि नहीं आया। ओके, ये भी आप लोगों को एनालाइज करने की जरूरत है। ओके, तो अब देखो कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो एकदम से आउट ऑफ द बॉक्स आ जाता है एंड
बदकिस्मती ऐसी होती है कभी कभी कि वो जो क्वेश्चन आता है ना, जो बिल्कुल नहीं समझ में आता कि इसमें क्या करना है, वो पहला या दूसरा क्वेश्चन ही होता है। अब आप लोग क्या करते हैं कि वहां पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो पूरा का पूरा मोमेंटम है ना, वो बिगड़ जाता है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूंगा कि जब भी आप लोग ऐसा क्वेश्चन में फंसते हैं जहां पे आप लोगों को पता ही नहीं चल रहा 1-2-5 मिनट स्पेंड करने के बाद में कि इसमें करना क्या है, तो बेटर यही होता है कि आप उस क्वेश्चन को उस मोमेंट के लिए छोड़ दें एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाएं। ओके, अगर आपके पास में लास्ट में टाइम बचता है तो आप उस क्वेश्चन पे घूम के वापस आ सकते हैं, आप उसको फिर से अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने वहीं पे उसको अटेम्प्ट करना चाहे एंड उसको दिल एकदम ईगो पे ले लिया कि नहीं नहीं मेरे को तो अभी करना है, तो वहां पे क्या होगा ना कि आप गड़बड़ कर बैठेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उस क्वेश्चन को लेके बैठे रहें। तो आपको ये चीज समझने की जरूरत है। एंड जैसा मैंने बताया, आप लोगों को क्या करना है, एक डायरी मेंटेन करनी है जहां पे आप प्रॉपर एनालिसिस कर पा रहे हैं। तो आप लोग देखो कि हर एग्जाम के बाद में क्या आप अपना स्कोर इंप्रूव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। आपकी जो रैंक आ रही है एग्जाम के अंदर, जहां पे भी आप पढ़ रहे हैं बाकी बच्चों के साथ में, तो आपकी रैंक के अंदर इंप्रूवमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा टाइम के साथ में, ये आप लोगों को देखने की जरूरत है एंड उस पे आप लोगों को काम करने की जरूरत है अगर रैंक लगातार खराब आ रही है तो ये टोटल 7 हैबिट्स हैं जो अगर आप लोग फॉलो करते हैं अपनी जेई की प्रिपरेशन और नीट की प्रिपरेशन में, तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। एंड आपको इन हैबिट्स को डिसिप्लिन के साथ में हर दिन, हर वीक, हर महीना आप लोगों को फॉलो करना है। एंड बस इस वीडियो को हम लोग यही एंड करते हैं। आप लोगों ने यहां तक अगर इस वीडियो को देखा तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है एंड आपको लगता है कि इस वीडियो से आपकी लाइफ में कुछ एडिशन हुआ है, कुछ वैल्यू एडिशन हुआ है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है फिजिक्स से रिलेटेड या कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करने के लिए आ रही है, चाहे कोई भी टॉपिक हो या किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है, तो आप इस वीडियो के कमेंट में लिखिए कि आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं फिजिक्स के अंदर। मैं पूरा ट्राई करूंगा कि आप लोग जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं, ताकि आप लोगों की जो प्रॉब्लम है वो ना रहे एंड आप बहुत अच्छे से फिजिक्स की पढ़ाई कर पाए। एंड यही पर्पज है इस चैनल का कि मैं ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकूं, उनकी जो फिजिक्स को लेकर जो अंडरस्टैंडिंग है ना, मैं उस पर काम कर सकूं। चलो भाई, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां पे हम लोग किसी और टॉपिक के बारे में बात करें।